Good evening and welcome back to the new session of Basic Computer Skills. आज के सेशन में हम यूनिट 8 एंड यूनिट 9 ये दो यूनिट्स आज हम इसमें कवर करने वाले हैं एंड दीज टू यूनिट्स आर रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस ऑफिस एक्सेल से रिलेटेड है। अभी तक हमने लास्ट के 3 यूनिट्स जो कवर किए हैं 5, 6 एंड 7 एमएस वर्ड से थे, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ जो आपके 4 यूनिट्स अगले होने वाले हैं, चारों यूनिट्स रिलेटेड है आपके एमएस एक्सेल से, जिसमें 8 और 9 यूनिट आज हम कवर करेंगे और 10 एंड 11 यूनिट को कल कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं है इसमें। आपका मैं सिलेबस आपको एक बार दिखाता हूँ। यू कैन सी है, ये जो आपका यूनिट नंबर 8 है, स्टार्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसका भी यूजर इंटरफेस किस तरीके का दिखाई देता है एंड ऑल दैट। 9th चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। तो कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस क्लास का मेन पार्ट रहेगा। 10th यूनिट इज डेटा एनालिसिस एंड सिक्योरिटी। डेटा एनालिसिस में डेटा को सॉर्टिंग किस तरीके से की जाती है, डेटा की फिल्टरिंग किस तरीके से करते हैं, डेटा को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे चार्ट्स बनाए जाते हैं, और अपनी जो एक्सेल शीट है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एंड फाइनली 11 चैप्टर इज अबाउट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। मेनली इसमें क्या है, पाइवट टेबल के बारे में आपको पढ़ना है कि आखिर पाइवट टेबल क्या होती है। सो वी विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 8। तो जैसा कि प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं, फीचर्स अगर हम डिस्कस करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बेसिक की देख लेते हैं। Excel is organized into cells, each identified by a unique address. Excel की जो आप अगर एक शीट देखेंगे तो उसमें क्या है, पूरी एक्सेल शीट रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से बनी होती है और कई सारे उसमें सेल्स होते हैं। हर सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसका सेल एड्रेस कहलाता है। सीधे चलते हैं एक्सेल की विंडो पर। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एमएस एक्सेल ओपन किया, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर ली। अब ये जो यूजर इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, काफी सारे फंक्शंस इसमें जैसा हमने डिस्कस किया था एमएस वर्ड में वैसे ही हैं। कुछ फीचर्स, कुछ नए फंक्शंस जो स्पेसिफिकली एक्सेल के लिए हैं वो इसमें ऐड हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। यूजर इंटरफेस इसका सिमिलर है। ऊपर साइड में आपका टाइटल बार है, टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके नीचे एक मेन्यू बार है, हर मेन्यू का अपना एक रिबन है। रिबन के नीचे यहाँ पे देखिए नई चीजें हैं। सबसे पहले ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है आपका एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या है, जो भी सेल, जैसे मैंने सेल पे भी क्लिक किया, इस सेल को क्लिक करने पर इसके बॉर्डर थोड़े से हाईलाइट हो गई ग्रीन कलर में, और ये सी और 4, ये कॉलम और रो नंबर हाईलाइट हो गए। तो ये है एक पर्टिकुलर सेल का सेल एड्रेस। ये एक एक्टिव सेल होता है, जो भी टाइप करोगे आप वो एक्टिव सेल में टाइप होगा। मैंने कुछ भी टाइप किया, सेल एड्रेस C4 में टाइप हो गया। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, देखो F7 सेल एड्रेस लिखा आ रहा है। इसमें मैंने कुछ भी टाइप किया, वो इसमें टाइप हो जाएगा। तो जो भी एक्टिव सेल होगा, आपकी टाइपिंग उसी में हो रही होगी। कोई भी फंक्शन, कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो एक्टिव सेल में ही होगा। एंड सेल्स और रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से सेल बनते हैं। ये जो ऊपर ABCD लिखा आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कॉलम हेडर। एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आप लिखा देख रहे हैं, इट इज रो हेडर। ये बहुत ही बेसिक सा इंटरफेस है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स कैन कंटेन डेटा सच एज नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला।
सेल में डेटा होता है जो नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला के फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। रोज आर लेबल्ड विद नंबर्स एंड कॉलम्स आर लेबल्ड विद लेटर्स। रोज नंबर्स से रिप्रेजेंट की जाती हैं और कॉलम्स पे लेटर्स पड़े होते हैं। रेंज कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि एक एक्सेल शीट में कितनी रोज होती हैं, तो एक एक्सेल शीट में 1,48,576, 1,48,576, ये लास्ट रो होती है। टोटल इतने रोज एक वर्कशीट में होते हैं। कॉलम्स की बात की जाए तो आप यहाँ पे देखो, एक्स एफ डी, टोटल एक्स एफ डी तक ये काउंटिंग होती है। एक्स एफ डी तक बताइए कितने कॉलम्स हो गए? ए बी सी डी ई एफ जी से करते करते एक्स एफ डी तक कितने कॉलम्स हो गए? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, एक्स एफ डी तक कितने कॉलम्स हो गए? ये यहाँ तक हो जाते हैं 16,384, 16,384 इतने कॉलम्स होते हैं, और 1,48,576 इतनी रोज होती हैं। तो टोटल सेल्स कितने हो गए? टोटल सेल्स हो जाएंगे, आप 1,400 और 48,576 को 16,384 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने सेल्स हो जाएंगे। और ये जो सामने पूरी एक एक्सेल की जो बुक खुली दिखाई दे रही है आपको, ये इसे कहा जाता है वर्कबुक। वर्कबुक में जो नीचे लिखा हुआ है शीट 1, ये होती है शीट्स। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। आप टोटल 255 वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक वर्कबुक के अंदर टोटल 255 वर्कशीट्स हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं। कई सारे फॉर्मूलाज हैं, सम, एवरेज, इफ, सम इफ, वी लुकअप, एच लुकअप, कई अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, और उनको हम देखेंगे अलग अलग आगे आने वाले टॉपिक में, किस फॉर्मूले को किस कंडीशन में यूज किया जाता है। फॉर्मूलाज या फंक्शंस जो भी हों, वो हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। ये सिंटेक्स होता है, इक्वल टू से आप फॉर्मूला को या फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस फॉर्मूला या फंक्शन, अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन का नाम आएगा, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स है वो पास किए जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस का मतलब होता है, ये दिखता किस तरीके का है मैं आपको भी बताता हूँ। क्या यूज होगा इसका वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी आप देख रहे हो E3 लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं कोई दो वैल्यूज यहाँ पे ले लेता हूँ, 10 एंड 20। दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर ले ली। एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इक्वल टू सम। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस एड्रेस पे जो भी एड्रेस नंबर E3, सेल एड्रेस E3 में जो भी कंटेंट है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल एड्रेस नंबर 5 वो F3 पर। मैंने दोनों वैल्यूज को लिया और ऐड हो गया। नीचे कोई भी वैल्यूज ले लेता हूँ, मान लो 56 लिया, 14 लिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैंने किया कॉपी, इस फॉर्मूला को मैंने किया कॉपी, और नीचे इस वाले सेल में इस फॉर्मूले को कर दिया मैंने पेस्ट।
मैंने जैसे ही इस फॉर्मूले को पेस्ट किया, तो देखो ऊपर वाले सेल में क्या था, ऊपर वाले सेल जो फॉर्मूला बार है, यहाँ पे तो वैल्यू दिखाई दे रही है। इस वैल्यू में जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो दिख रहा है फॉर्मूला बार में। तो फॉर्मूला बार में आप देखिए E3 कॉलन EF दिखाई दे रहा है। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया, ये हो गया E3 और E4 और F4। जो पहले E3 और E5 था ऊपर वाले में, नीचे E4 F4 हो गया। ये आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है E4 F4 या E3 F3, जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया हुआ है H3 में, ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे इन दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है। जैसे ही आप इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दोगे तो इसके रिलेटिव जो वैल्यूज होंगी ये उनको उठा लेगा। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। रिलेटिव सेल रेफरेंस एक चीज हो गई। दूसरी चीज होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है? अगर मैं E3 से पहले लगा दूं डॉलर, E और 3 दोनों से पहले मैं लगा दूं डॉलर, और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ डॉलर। देखो मैंने डॉलर लगाया, फॉर्मूला बार में आप देखो E से पहले डॉलर लगा दिया, 3 से पहले डॉलर लगा दिया, F से पहले डॉलर लगा दिया और 3 से पहले भी डॉलर लगा दिया। इस फॉर्मूले को मैंने जैसे सेम पहले किया था वैसे ही इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मूला मैंने कॉपी पेस्ट किया, जो चीज पहले कर रहा था वही किया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो सेल एड्रेस है, हर एड्रेस से पहले मैंने डॉलर लगा दिया है, तो ये बन गया है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होगा कि मैंने जहां पे भी ये फॉर्मूला लगाया है और मैंने जो रो नंबर और कॉलम नंबर वहां पे फिक्स कर दिया, अब वो वही कॉलम और रो नंबर बना रहेगा। वो फॉर्मूला को कहीं और पेस्ट करने पे चेंज नहीं होने वाला। ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या था, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था उसको मैंने कॉपी करके अगर नीचे पेस्ट किया तो सेल एड्रेस चेंज हो जा रहे थे। लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सेल एड्रेस एब्सोल्यूट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। बस ये डिफरेंस होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंजेस व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल। रिलेटिव सेल रेफरेंस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब आप वो एड्रेसेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जब आप फॉर्मूला को किसी दूसरे सेल में कॉपी करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सेल एड्रेस कांस्टेंट बने रहते हैं, चाहे आप उस फॉर्मूले को कहीं भी ले जाकर कॉपी कर दो, डजंट मैटर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में। डेटा फॉर्मेटिंग क्या है? एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर सेल्स इंक्लूडिंग नंबर, फॉर्मेट्स, स्टाइल्स एंड बॉर्डर्स। क्या चीज है देखते हैं इसको चल के। मान लीजिए ये मेरा रो नंबर है ए रो नंबर में मैं किसी स्पेसिफिक तरह का डेटा फिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें या तो सिर्फ टेक्स्ट आए, या सिर्फ नंबर आए, या डेट आए, या करेंसी आए। तो ये चीज मुझे कैसे अप्लाई करनी होगी? मैं एक कॉलम नंबर है जो हेडर है, एक कॉलम हेडर पे मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन को ओपन करूंगा। अब फॉर्मेट सेल्स का मैंने जैसे ही ऑप्शन ओपन किया, एक फॉर्मेट सेल फ्लोटिंग टूल बार ओपन हो गया। अब ये क्या करता है, इसमें कई सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं। किस तरह के ऑप्शन होंगे कि जो मेरा सेल का कंटेंट है उसमें अगर नंबर आए, नंबर आना है तो मैं उसमें नंबर फिल करूंगा। पहले मैं कुछ इसमें वैल्यूज फिल कर देता हूँ, कुछ रैंडम नंबर्स में इसमें फिल कर दे रहा हूँ।
अच्छा, एक और डिफॉल्ट चीज आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, नंबर और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये जो नंबर मैंने एंटर किया यहाँ, सारे के सारे नंबर्स सेल के राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं, और जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। तो होता क्या है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स का जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो सेल के राइट मार्जिन पे होता है, राइट बॉर्डर पे होता है। और जो भी टेक्स्ट अगर होता है, अगर स्ट्रिंग लिखी है, तो उस स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट मार्जिन पर होता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट सेल ऑप्शन को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जनरल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि मान लो जो ए कॉलम है, ए कॉलम में सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। मैंने नंबर्स को सिलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया। अब ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब नंबर्स के बाद क्या है, बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद दो जीरो आ गए, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई है। फिर से फॉर्मेट सेल में मैं जाऊंगा और यहाँ पे ये डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है। डेसिमल प्लेसेस को मैं ये दिए गए बटन्स, मैं जीरो कम भी कर सकता हूँ, जीरो अगर बढ़ाने हैं तो मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ। वो मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मुझे एक भी जीरो नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए वैल्यू, तो मैं पॉइंट हटा दूंगा और वहां पे सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज शो होंगी। और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, मैं इसको करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो करेंसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। करेंसी में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे सिंबल कौन सा लगाना है, आपको इंडियन रुपीस वाला सिंबल लगाना है, बिटकॉइन का सिंबल लगाना है, रशियन रुपीस का सिंबल लगाना है, जो सिंबल आप लगाना चाहते हो, डॉलर लगाना है, यूरो लगाना है। करेंसी आपको शो करनी है। देखो डॉलर कई तरह के हैं, यूरोज है, पाउंड है। तो जो आपको करेंसी का सिंबल लगाना है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सिंबल आपको यूज करना है, मान लो अभी रुपए हमको यूज करना है, तो मैं यहाँ पे ये सिंबल लगा दूंगा। तो अब इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में डेटा यहाँ पर आ गया मेरा, कॉलम के हिसाब से भी सेपरेट हो गया। इंडियन करेंसी वाला सिस्टम हो गया, 5000, लैक्स, लाख, 10 लाख वगैरह सब अपने आप उसमें कॉमास लग गए। ठीक है। अब फिर है अकाउंटिंग। ये भी सिमिलर है उसके, करेंसी जैसी है वैसे ही अकाउंटिंग वाला है पोर्शन। डिफरेंस क्या है, करेंसी में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। करेंसी में जो है नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, मान लो आपका लॉस हो गया तो नेगेटिव हो गया। अकाउंटिंग वाले में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इसमें से पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके। फिर आपको इसे डेट में कन्वर्ट करना है, आप इस नंबर को डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेट के कई सारे फॉर्मेट है, आपको डेट इस तरह की चाहिए, या ऐसी चाहिए है, या फिर ऐसी चाहिए, या इस तरह की चाहिए, कौन सी लोकेशन आपको चाहिए, कौन सा कैलेंडर आपको चाहिए, सारी चीजें आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो एक रो है पर्टिकुलर, उस रो में किस तरह का डेटा आना है। टाइम डेटा आना है तो उसका आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। परसेंटेज आपको लगाना है तो यहाँ से परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा। फ्रैक्शन आपको अगर देना है तो फ्रैक्शन इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। साइंटिफिक नंबर ई की पावर में, ई से पहले वाली सारी चीजें बेस होंगी, ई के बाद की सारी चीजें पावर होंगी, साइंटिफिक नोटेशन हो सकता है। इसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लो इसको मैंने टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर दिया। टेक्स्ट में जैसे ही मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट बॉर्डर के साथ। तो जैसे ही मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही लेफ्ट बॉर्डर के साथ में अलाइन हो गया। एक चीज क्लियर हो गई आपको ये। और क्या क्या है यहाँ पे, एक स्पेशल है, कोई खास मतलब नहीं है। और कस्टम, इसमें आप अपने तरह का भी रेफरेंस दे सकते हो जैसा आपको चाहिए। ये तो हो गया कैटेगरी, कि अब नंबर रखना है, करेंसी रखना है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, टेक्स्ट है, जो आप करना चाहो। फिर आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहले चीज है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरी चीज है वर्टिकल अलाइनमेंट।
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपको वाई एक्सिस पर कहाँ रखना है। मान लो मैं इसको बीच में रखना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, बिल्कुल बीचों बीच आ गया। ठीक है, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ। अभी यहाँ पर देखो आप, अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दूं तो वर्टिकली अगर देखा जाए, वाई एक्सिस पर देखा जाए तो वाई एक्सिस पर बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ है। मुझे वाई एक्सिस से भी अपने डेटा को बीच में रखना है, एक्स एक्सिस से बीच में रखना है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे रखना है तो वर्टिकल अलाइनमेंट। यहाँ से भी मैं सेंटर कर देता हूँ, तो देखो अब ये डेटा पूरा का पूरा सेंटर में आ गया है, पूरा सेंटर में है डेटा। अब थोड़ा सा मुझे इसको रोटेट करना है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जैसा रोटेट करना चाहो, जितने डिग्री पे रोटेट करना चाहो आप उतना रोटेट कर सकते हो। वो होता है आपका टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से उठाता हूँ, इसे 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। ये हो गया आपका 45 डिग्री। ओके किया, तो देखो टेक्स्ट जो है 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है। टेक्स्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है, तो अगर आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो तो रोटेशन भी अलाउडेड है, आप रोटेट कर सकते हो। ये अलाइनमेंट हो गया। फिर है फॉन्ट। आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहो, फॉन्ट इस तरह का रखना चाहते हो, टेक्स्ट पे अंडरलाइन लिखनी है, मान लो डबल अंडरलाइन करनी है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीजें हमने देखी थी। कलर, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। सारी फॉर्मेटिंग मैंने इस पे लगाई, अप्लाई कर दी, कुछ इस तरीके का दिखने लगा अभी ये। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में है आपके पास बॉर्डर अवेलेबल है। बॉर्डर आपको कोई नहीं लगाना है, आउटसाइड पे लगाना है, इनसाइड में लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, किस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए है, कलर कौन सा होना चाहिए बॉर्डर का, मान लो ये कर देंगे, अप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया है, कुछ अजीब सा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है, सेल के अंदर बॉर्डर आ गया। बॉर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिल करना है बैकग्राउंड, मान लो इसे ब्लू कलर का फिल करना चाहते हैं, तो लो ब्लू कलर का फिल कर दिया, ब्लू फिल हो गया, इस तरीके का दिखने लगा अब ये। प्रोटेक्शन, ये सेल प्रोटेक्शन और फाइल प्रोटेक्शन, ये वाला जो टॉपिक है लास्ट चैप्टर में, इसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल, ये 5 चीजें डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ये हो गया डेटा फॉर्मेटिंग, चार्ट्स एंड ग्राफ्स और डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ये दोनों टॉपिक्स आपके कल वाले या अगली क्लास जो होगी उसमें कवर होंगे, तो इनको हम अभी के लिए स्किप करते हैं और अगली क्लास के लिए इसको छोड़ते हैं। आगे चलिए। पाइवेट टेबल्स, डेटा वैलिडेशन, नेम्ड रेंजेस। पाइवेट टेबल भी आपका आगे आने वाला चैप्टर है। डेटा वैलिडेशन किस लिए यूज होता है? डेटा वैलिडेशन का बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि एक पर्टिकुलर सेल में आप एक वैलिडेशन रूल लगा सकें, आप सिक्योरिटी लगा सकें कि जैसे एज वाला कॉलम है, मान लीजिए एज वाला कॉलम, आप ये चाहते हो कि एज की जो भी इनपुट हो, जो भी नंबर वहां पे आए, वो 18 से 42 के बीच में आना चाहिए, 35 से 80 के बीच में आना चाहिए, 15 से 45 के बीच में आना चाहिए। मतलब वहां पे आप रेंजेस डिसाइड कर सकते हो, वैलिडेशन लगा सकते हो कि वहां पे सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए या फिर सिर्फ नंबर आए। तो आपके डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कई सारे डेटा वैलिडेशन रूल्स होते हैं, वो सेटअप किए जाते हैं। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिर है नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंजेस क्या होते हैं? आप कई सारे सेल्स को जब एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो वो एक रेंज बन जाती है, उस रेंज को आप नाम दे सकते हैं, देखेंगे उसको भी। फिर उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आज का हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शंस, सम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस या फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल।
कौन से फंक्शंस और फॉर्मूलाज होते हैं जिनका कॉमनली यूज किया जाता है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सम, बहुत ही बेसिक सा है। इस वाली रो को मैं कर देता हूँ डिलीट, और बाकी के जितने भी रोज हैं सबको भी मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ डिलीट। ओके, सो कुछ इस तरह का सिनेरियो है हमारे पास में। सीरियल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, सब्जेक्ट है, या मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, या साइंस ले लेते हैं। सोशल स्टडीज है। कई अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट के। सीरियल नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम है एक्स, और अभी इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे हेडर्स हैं इन हेडर्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। मैंने इन सभी हेडर्स को सिलेक्ट किया, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कंट्रोल बी दबाया, बोल्ड हो गए, कंट्रोल यू प्रेस किया, वही सारी फॉर्मेटिंग जो हमने वहाँ अप्लाई करी थी MS ऑफिस में, वर्ड में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम है एक्स, मान लीजिए उसके मैथ्स में नंबर आए हैं आउट ऑफ 100 88, 87, इंग्लिश में 88, साइंस में 78, सोशल स्टडीज में 89। ये हो गए नंबर्स उस स्टूडेंट के। सेकंड स्टूडेंट है, इसी तरीके से मान लीजिए टोटल 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम हैं। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, दो स्टूडेंट्स हैं, ए बी करके सबका नाम हो गया। नंबर इसी तरीके से सबके आए हैं 87, या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरे स्टूडेंट के आ गए 86। इसे ऑटोफिल करते हैं हम। ठीक है, अब इस रेंज को यहाँ से कॉपी कर लिया, और रैंडम नंबर्स कुछ भी फिल कर दिए हमने। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे फिल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, हमें सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का चाहिए टोटल। तो टोटल के लिए सबसे पहला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम। मैंने इक्वल टू सिंबल लिखा, इक्वल टू लिखा, इक्वल टू के बाद में वो फंक्शन लिखा जो मुझे कैरी आउट करना है, और एक रेंज सिलेक्ट कर ली। ये मैंने रेंज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट बंद कर दिया और इक्वल टू प्रेस किया, तो ये टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गए स्टूडेंट के। अब इसी फॉर्मूला को मुझे नीचे तक कॉपी करना है, कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल रेफरेंस रिलेटिव यूज किया है। तो अपने आप जो भी फॉर्मूला होगा उसमें एड्रेसेस ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। इस तरीके के हर एक स्टूडेंट का टोटल आ गया। अब एक हमें एवरेज देखना है कि हर एक स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स कितने स्कोर किए हैं। उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इक्वल्स टू एवरेज। मैंने एवरेज लिखा, रेंज सिलेक्ट करी, एंटर प्रेस कर दिया, तो हर एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आ गए। उसने हर एक सब्जेक्ट में एवरेज कितना मार्क्स स्कोर किए हैं, एवरेज आ गया। ये गलत रेंज हो गई, हमें रेंज जो है G2 तक नहीं F2 तक लेनी है, तो 85.5 आ गया। आउट ऑफ 100 हर एक सब्जेक्ट में उसका कितना एवरेज स्कोर रहा है, ये उसका एवरेज स्कोर आ गया। उसके बाद फॉर्मूला जो है
कौन सा है? काउंट। काउंट क्या है? दिए गए एक रेंज में कितने सेल्स हैं वो काउंट करता है। काउंट का कैसे यूज किया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट के पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे? काउंट फॉर्मूला लगाया, और ये 4 हैं तो 4 की रेंज दे दी, कितने भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हो गए हर एक स्टूडेंट के पास? 4 हो गए। ओके, ये भी हो गया। सिंपल सा है, टोटल निकाल लिया स्टूडेंट का, एवरेज स्कोर निकाल लिया, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट के पास है। अब इसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, इक्वल्स टू, अभी तक हम यूज कर रहे थे फंक्शन, अभी तक हमने यूज किया था फंक्शन, अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला जिसमें ऑपरेटर्स का यूज होगा। तो सबसे सिंपल सा है, अगर किसी स्टूडेंट की हमको परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए टोटल नंबर जितने उसने सिक्योर किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 400 हो गया, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगी हर एक स्टूडेंट की। अब जो परसेंटेज निकल के आई है, परसेंटेज के बाद में मुझे चाहिए कि उसके सामने परसेंटेज का सिंबल भी लगे। परसेंटेज का सिंबल लगेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मेट सेल जो भी हमने किया था, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, नंबर्स में लिखेंगे, देखेंगे, और इधर परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आए, 2 से ज्यादा डेसिमल ना आए, या फिर मान लो हम राउंड ऑफ कर दें, एक भी डेसिमल ना आए। सॉरी, इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मेट सेल, परसेंटेज, कहाँ गया परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज, है, ऐसा नहीं चाहिए है, डेसिमल प्लेस 0, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। सो एनीवेज, हमने जो निकाला था ये रहा हमारा ओवरऑल परसेंटेज, अभी यहाँ पर आ गया है। ओवरऑल परसेंटेज हमने निकाल लिया फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट कम्स जो अलग फॉर्म, दूसरे फॉर्मूलाज हैं, ये है इफ। किसी कंडीशन को चेक करने के लिए, ये लॉजिकल टेस्टिंग के लिए होता है, अगर कोई वैल्यू ट्रू हो तो ये आंसर आए, फॉल्स हो तो ये आंसर आए। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, मान लीजिए हमने क्राइटेरिया सेट किया था, क्राइटेरिया ये था कि जिसकी भी 80 से ऊपर होगी परसेंटेज, या जिसकी भी 75 से ऊपर परसेंटेज होगी वो फर्स्ट डिवीजन में होगा, और जिसकी भी 75 से नीचे होगी वो सेकंड डिवीजन में होगा। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक कराते हैं, इफ, मैंने इफ लिखा, क्या टेस्ट कराना है, इस सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो 75 से ऊपर है, अगर वो 75 से ऊपर है तो वहां पे लिखा आ जाए, वहां पे लिखा आ जाए फर्स्ट डिवीजन। अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स हो जाता है, तो वहां पे लिखा आ जाए सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे 75 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन लिखा आ गया, इसी को पहले नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। जो जो वैल्यू 75 से ऊपर है वो फर्स्ट डिवीजन में चली गई, जो जो वैल्यूज 75 से नीचे है वो चली गई सेकंड डिवीजन में। तो इस तरीके से स्टूडेंट के डिविजन्स भी निकल आए। ये हो गया हमारा इफ फॉर्मूला से हमने कंडीशन चेक कर लिया। अब दूसरी कंडीशन और क्या हमें चेक करनी है, इफ और उसमें एंड। यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करनी है। अब 2 कंडीशन चेक क्या करनी है, मान लीजिए देखिए,
एक मैं यहाँ पे सेल इंसर्ट कर लेता हूँ, एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। रो इंसर्ट कर लिया और स्टूडेंट की मैंने लगा दी अटेंडेंस। स्टूडेंट की अटेंडेंस के हिसाब से अब उसकी डिवीजन देखी जाएगी। स्टूडेंट की अटेंडेंस अगर 75 से ऊपर है, स्टूडेंट की डिवीजन फर्स्ट तब होगी जब उसकी परसेंटेज 75 से ऊपर हो और अटेंडेंस भी 75 से ऊपर हो। कुछ इस तरह का क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब इस क्राइटेरिया को कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका कैसा सिंटेक्स होता है। मैंने लिखा इफ में मैंने कंडीशन लगा दी एंड, इफ एंड। अब इस एंड के अंदर मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या देनी है, पहली कंडीशन है ये वैल्यू 75 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन मैंने दे दी अटेंडेंस भी 75 से ऊपर होनी चाहिए। सिंपल सा, मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस दे दी। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं लगा दूंगा, अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाती हैं तो वहां पे लिख दो फर्स्ट, अगर दोनों कंडीशंस मैच नहीं होती हैं तो लिख दो सेकंड। अटेंडेंस की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे इस स्टूडेंट की परसेंटेज तो 75 से ऊपर है और अटेंडेंस भी 75 से ऊपर है, तो ये फर्स्ट डिवीजन में आ गया। इस स्टूडेंट की जो सेकंड स्टूडेंट है, इसकी परसेंटेज तो 75 से ऊपर है लेकिन इसकी अटेंडेंस 75 से नीचे है, 34 है, तो इसको सेकंड डिवीजन में दे दिया। सेम इसके लिए थर्ड स्टूडेंट, इसकी 75 से ऊपर है परसेंटेज और अटेंडेंस भी 75 से ऊपर है, तो इसे फर्स्ट दे दिया। बाकी सब में तो 75 से नीचे ही है तो सेकंड डिवीजन आएगा। ये सिनेरियो क्लियर होगा। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन चेक करनी है और ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, कई सारी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से, तब वहां पे किया जाता है एंड का यूज। एंड के अलावा एक और चीज होती है, वो है और क्या होता है, या तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए। अब मान लो ये वाला तो कंडीशन हमारी थी, इसमें हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए कि दोनों ही चीजें 75 से ऊपर होनी चाहिए। अब थोड़ी सी हम लीनियंसी कर देते हैं। लीनियंसी क्या है कि मान लो अगर स्टूडेंट की परसेंटेज कम है लेकिन वो 75 से ज्यादा अटेंडेंस है, उसकी क्लासेस उसने ज्यादा अटेंड करी हैं, तो उसको मार्क्स ज्यादा दे दो, उसको फर्स्ट डिवीजन में ले आओ। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी मैंने लिखा था एंड, एंड की जगह मैं लिख दूंगा और। देखो जैसे ही मैंने और किया, लास्ट वाला स्टूडेंट देखिए, लास्ट वाला स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज तो 67 है, 75 से नीचे है, लेकिन ज्यादा उसने क्लासेस अटेंड करी, कॉलेज ज्यादा आया, तो उसको डिवीजन दे दी गई फर्स्ट। वैसे ही सेम इस स्टूडेंट के लिए परसेंटेज इसकी 73 है, 75 से नीचे है, लेकिन कॉलेज बहुत आया है, क्लासेस इसने ज्यादा अटेंड करी है, तो इसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया। तो दो में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू आएगा। यह है हमारा और ऑपरेटर। एंड हो गया और ऑपरेटर हो गया, कई सारी कंडीशन आपको अगर चेक करनी है। फिर है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम में कई सारी चीजें आती है, जैसे आपको अभी की डेट चाहिए, आज की डेट क्या है, टुडे। मैंने जैसे इक्वल टू टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, आज की डेट आ गई। टाइम भी चाहिए, इक्वल टू नाउ, अभी का डेट और टाइम दोनों चीजें आ गई। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद है हमारे पास दो स्ट्रिंग फंक्शंस। अभी क्या थे, हमने जितने फंक्शंस पढ़े वो नंबर्स पे थे, अब है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग्स पर ऑपरेट करते हैं। एक यहाँ पे मैं कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, एक और इंसर्ट कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, ये हो गया स्टूडेंट का
फर्स्ट नेम, और अगले कॉलम में हम ले लेते हैं स्टूडेंट का लास्ट नेम। लास्ट नेम मान लो पहले स्टूडेंट का एक्स, दूसरे का वाई, तीसरे का जेड, इसी तरीके से नीचे तक हम ले लेते हैं। अब मुझे एक कॉलम में स्टूडेंट का चाहिए फुल नेम। तो पहला तो तरीका है दोनों को एक साथ मिला, दोनों को लिख दो, ए एक्स लिख दो, बी वाई लिख दो, ए जेड लिख दो। या फिर दूसरा तरीका है इक्वल टू कॉन्कैट। कॉन्कैट एक फंक्शन होता है जिसका काम होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का। कॉन्कैट में क्या है, पहली टेक्स्ट दी मैंने, कॉमा लगाया, दूसरी टेक्स्ट दे दी और एंटर प्रेस कर दिया। सेम मैं कॉपी सबके लिए फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा, सभी स्टूडेंट्स का मुझे फुल नेम मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है लेफ्ट राइट और मिड। लेफ्ट राइट और मिड का काम क्या होता है, मान लो एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एप्पल, एक वर्ड लिखा है, अब मुझे इसके पहले दो लेटर्स चाहिए, या फिर जो कहीं जो सिनेरियो यूज होता है जो मैंने भी कई बार किया है, इसको मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, फॉर्मेट नंबर, ओके, फॉर्मेट, ये एक फोन नंबर लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, और स्टार्टिंग में लिखा लगा दे रहा है इसमें प्लस। सिंबल नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, नंबर है तो सिंबल नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया, 91 इंडिया का कोड लगा हुआ है, उसके आगे पूरा एक नंबर लिखा हुआ है। अब कहीं पे मुझे जरूरत है कि मुझे 91 नहीं चाहिए है, इसमें से 91 को हटा दो, और सिर्फ जो बाकी के 10 डिजिट बचे हुए हैं वो चाहिए। अब या तो आप इसमें से 91 खुद हटा दो और दोबारा लिख लो, सिंपल सा टास्क है। लेकिन अगर यही 1 लाख नंबर्स हैं तो हर एक नंबर के लिए तो ये करोगे नहीं। क्या करेंगे इसमें हम, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू राइट। राइट में क्या करूंगा, मुझे इस वाले स्ट्रिंग में से पहले तो सबसे पहले इसे मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रिंग फंक्शन है तो स्ट्रिंग पे काम करेगा। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक टेक्स्ट में, टेक्स्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट, टेक्स्ट दिया, कॉमा, मैंने लिखा 10, यानी कि मुझे इस वाली स्ट्रिंग के राइट के 10 कैरेक्टर्स दे दो। राइट कहाँ से गिनना चालू करेगा, यहाँ से गिनना चालू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10 नंबर गिनेगा और वो मुझे आउटपुट में 10 नंबर्स दे देगा। तो इस तरीके से हम लेफ्ट को यूज कर सकते हैं। मुझे अगर पहले के 5 कैरेक्टर्स चाहिए, इक्वल टू राइट, राइट लिखा मैंने, सॉरी लेफ्ट, मुझे चाहिए पहले के 5 नंबर या 5 कैरेक्टर्स, तो पहले के 5 कैरेक्टर्स आ गए। बीच के चाहिए तो मिड लगा दूंगा। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक, मान लो तीसरे से 5वें तक जितना कुछ भी है वो मुझे चाहिए, तो तीसरे से 5वें तक जो कुछ भी होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो सिंपल सा है, टेक्स्ट पे काम करता है, लेफ्ट राइट और मिड। ओके, सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज जो एमएस एक्सेल में यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज बचे हैं अभी, जैसे सम इफ है, काउंट इफ, वी लुकअप, एच लुकअप, फिल्टर फंक्शन। इन सभी चीजों के बारे में, ये सारे थोड़े एडवांस फंक्शंस हैं और इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं एक्सेल के उनको कवर करेंगे।